नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। तमाम सारा दाएं बाएं इधर उधर की बहानेबाजी करने के बाद आखिर मणिपुर में अब सरकार को एक्शन मोड में आना पड़ा है। अब मणिपुर में वो एक्शन शुरू हुए हैं जिनके आधार पर उम्मीद की जा सकती है वहां पर एक विश्वास का वातावरण खड़ा होगा। मणिपुर में हिंसा क्यों नहीं रुक रही थी, इसको भी हम समझेंगे और ये भी समझेंगे कि ये एक्शन लेने में इतना वक्त क्यों लगाया सरकार ने। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। मणिपुर के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हम आपको लाते रहते हैं और समय से पहले देते रहते हैं। मैं अभी आया। प्रमोद सिंह मैतेई लीपुन एक संस्था है, उस मैतेई लीपुन के चीफ थे और इस संस्था को मैतेई अतिवादी, मैतेई उग्रवादी संगठन के तौर पर लगातार हर जगह मीडिया में टर्न किया जा रहा है और इस संस्था के चीफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और ये एफआईआर सरकार ने पूरी तरह अपनी जितनी कोशिश कर सकती थी वो करने के बाद जब कोई रास्ता नहीं बचा, बीरेन सिंह को रास्ते से धक्का दे दिया गया और एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि वहाँ के मुख्यमंत्री कतई नहीं चाहते थे कि इनके खिलाफ एफआईआर हो, ऐसा वहाँ के जानकारों का कहना है। इनके खिलाफ जो मामले दर्ज किए गए हैं वो दर्ज किया गया 120B आपराधिक साजिश का मामला, धर्म के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देने का मामला, 153A, 504 पूर्वाग्रह से ग्रसित कार और शांति भंग करने का मामला, सार्वजनिक शरारत करने का मामला और इसके साथ साथ जाति, भाषा आदि के सद्भाव बनाने के को बिगाड़ने का मामला। ये मामले इनके खिलाफ दर्ज किए गए हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि ये साहब जो है, इनके खिलाफ सरकार को इतनी तकलीफ क्यों हो रही थी। तकलीफ इनको इसलिए हो रही थी सरकार को इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने में, क्योंकि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी का ये बहुत पेट बेबी माना जाता है। मतलब ये है कि मैतेई लीपुन मतलब आरएसएस के कई जगहों पर नॉन आरएसएस नाम से संगठन होते हैं। ये बताया जा रहा है, वहाँ के लोकल लोग बता रहे हैं कि हमारे जो आरएसएस के कई सारे बड़े नेता, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कौन कौन लोग हैं, वो वहाँ कैंप करके लगातार इस संगठन को बिल्ड कर रहे थे और ये संगठन इतना ज़्यादा उस पूरे वहाँ पर माहौल बनाने में कामयाब हुआ था, जिसके कारण ये सारा का सारा रायता हुआ है। और ये जो संगठन है, मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ की जो पहली महिला सांसद हैं उन्होंने भी साफ साफ, मणिपुर आउटर कॉन्स्टिट्यूंसी की जो सांसद हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने घर को इम्फाल में ताला लगा दिया है, वो आजकल दिल्ली में रह रही हैं और उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये संस्था आरएसएस की संस्था थी, आरएसएस से बैक्ड थी और आरएसएस के निर्देश पर ही काम करती थी। और इसी वजह से इसके खिलाफ जो बीरेन सिंह थे वहाँ के मुख्यमंत्री, वो एक्शन नहीं होने देना चाहते थे। राम माधव का नाम मैं आपको पहले वीडियो में मणिपुर में बता चुका था कि आरएसएस की इन्वॉल्वमेंट कितनी है, तब तक कोई मीडिया वाला नहीं बता रहा था। इस मीडिया के खिलाफ, इसके खिलाफ, इन साहब के खिलाफ क्यों एक्शन लिया गया, इसको आप सोचिए कि एक बार ये करण थापर के इंटरव्यू में बहुत सारी आग लगाऊ बातें कह चुके थे दिल्ली में, और इस बात को 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। और उस इंटरव्यू के बाद वहाँ पर जो कुकी छात्र संगठन है, कुकी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, उसने कांगपोकपी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, एफआईआर कराई थी। 13 जून को एफआईआर दर्ज हुई थी। आज है 16 जुलाई। 13 जून की एफआईआर 16 जुलाई को, यानी 1 महीना 3 दिन लग गया इस पे एफआईआर होने में, तब उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी और 8 जुलाई को एफआईआर दर्ज की गई, यानी 1 महीने से कुछ कम दिन मान लो आप। और इस एफआईआर में करण थापर के शो में जो इन्होंने भड़काऊ बयान दिए थे, उन बयानों पर ऐतराज उठाया गया था। जो इन्होंने भड़काऊ बयान दिए थे उन बयानों में ये कहा गया था
कि कुकी मणिपुर के रहने वाले नहीं हैं, ये विदेशी हैं, म्यांमार से आए हैं, इनको लड़ने के लिए लाया गया था, इनको वापस भेजना चाहिए। इस तरह की जो आपस में लड़ाई पैदा करने वाली आधी सच्ची आधी झूठी जानकारियां, भड़काऊ जानकारियां, एक खास चरित्र की जानकारियां वो लगातार ठेल रहे थे। उनके खिलाफ एफआईआर हो गई, करीब 1 महीने तक एफआईआर पे कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद में क्या हुआ है, उसके बाद कार्रवाई क्यों हुई है? इसलिए कार्रवाई हुई है कि जब फ्रांस जा गए हैं मोदी जी, उस दौरान भी वहाँ पे थू थू हो रही थी और देखिए भारत की बदनामी हो रही थी। अब आप कहेंगे कि यहाँ की यूरोपियन यूनियन की संसद ने भारत के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। अब आप समझिए कि कितना बड़ा मामला बन गया। इसको थोड़ा हल्के तरीके से अगर आप समझें, भैया बड़ा मामला बनने किसने दिया, क्यों बनने दिया बड़ा मामला? क्या इस देश में, भारत में इतना बड़ा कांड हो रहा था? क्यों नहीं हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने आज तक इस पर एक शब्द बोला? एक भी बयान क्यों नहीं दिया? एक भी ट्वीट क्यों नहीं किया? अगर हमारी सरकार इस पे कोई सक्रियता दिखाए तो क्या आपको लगता है कि विदेशी लोगों को बोलने का मौका मिलेगा? क्यों मोदी जी देश के अहम मुद्दों पे, कम से कम 25 अहम मुद्दे हैं, आज मैं लिस्ट बनाने बैठा था, मैं पूरी सामग्री निकाल नहीं पाया क्योंकि समय नहीं था, वरना मैं आपको बताता कि कितने अहम मुद्दों पे मोदी जी ने हमेशा चुप्पी साधी। अब इस वक्त मणिपुर जल रहा है, उसी वक्त वो अमेरिका चले गए थे, वहाँ पे बैंड बाजा बारात स्वागत चल रहा था। फिर फ्रांस चले गए, फ्रांस में भी डिनर विनर का आनंद ले रहे थे, वापस आ गए हैं, कोई बयान नहीं दिया है। इसी वजह से अब ये हो रहा है कि दूसरे लोगों को उंगली उठाने का मौका मिल रहा है। 11 जगहों के नाम चीन ने बदल दिए थे अरुणाचल में, मोदी जी का कोई बयान आया? नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना लगातार इस तरह से बनती जा रही हैं कि आपको आखिर में कुछ करके दिखाना ही पड़ता है। लेकिन जब दूसरे लोग उंगली उठाएं, देश की बदनामी हो, कहाँ यूरोपियन यूनियन का संसद जानते हैं, यूरोप के जितने सदस्य हैं 700 कुछ मेंबर हैं उसके, और जितने यूरोप के सदस्य देश हैं उन सब का एक संसद है। वहाँ पे मसला उठ रहा है और वहाँ पर जो 3 प्रस्ताव पारित किए गए, शर्म की बात यह है कि उन प्रस्तावों के साथ मणिपुर का प्रस्ताव पारित हुआ। एक तो वेनेजुएला का प्रस्ताव आया जिसमें राजनीतिक विरोधी हैं वहाँ पे, मारिया कोरिना मचाडो, लियोपोल्डो लोपेज, हेनरिक क्रेपिल्स और फ्रेडरिक सुपरलानो को उनको प्रतिबंध लगा दिया गया है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते, यानी विपक्षी पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया। जैसे कांग्रेस पार्टी पे, हालांकि जैसे राहुल गांधी है मान लीजिए उनको बाहर करते, तो कांग्रेस पार्टी के कई कुछ नेताओं प्रतिबंध लगा दें कि ये चुनाव लड़ ही नहीं सकते, जैसे राहुल गांधी पे लगा दिया गया है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं उसको लेकर वहाँ के जो मादुरो हैं उनके खिलाफ एक प्रस्ताव पारित हुआ। सोचिए 3 प्रस्ताव पारित हुए। दूसरा प्रस्ताव किर्गिजिस्तान के खिलाफ पारित हुआ जहाँ पे मीडिया और बोलने पे आज़ादी, और तीसरा मणिपुर के जो प्रस्ताव पारित हुआ है उसमें भारत के बारे में बड़ी ऐसी बातें कही गई हैं जो सुनना अच्छा नहीं लगता है। उसमें ये कहा गया है कि मणिपुर में इंटरनेट कनेक्शन बंद कर दिए गए, 70 दिन से ज़्यादा हो गए वैसे इंटरनेट कनेक्शन बंद होके, और मीडिया की रिपोर्टिंग में वहाँ सीरियसली बाधा पैदा की जा रही है, यानी रिपोर्टर मीडिया को वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है। और हालिया हत्याओं में उनका कहना यह है कि सुरक्षा बल भी शामिल पाए गए हैं, ऐसा उनका आरोप है। ये हमारी जानकारी में नहीं है, हम इसकी पुष्टि भी नहीं करते हैं, लेकिन ये प्रस्ताव वहाँ की संसद में आया और उसमें ये बताया गया कि भारतीय प्रशासन हिंसा को काबू करने के लिए थोड़ी गंभीरता दिखाए, ये बात वहाँ कही गई है। उसमें ये कहा गया है कि भड़काऊ बयान आ रहे हैं, सभी प्रकार के पक्षों को भड़काऊ बयान नहीं देनी चाहिए और तमाम सारी बातें। उसके बाद ये जो भड़काऊ बयान का सीधा सबूत था कि द वायर के करण थापर के इंटरव्यू में जो ये भाई साहब बोले थे, मैतेई लिपुण के चीफ, इनके खिलाफ अब एक्शन लेना पड़ा है। यानी दुनिया को भी तो शक्ल दिखानी है, अपना घर ठीक नहीं करना है। वो होता है ना कि घर में गंदगी पड़ी रहे कोई बात नहीं, लोग क्या कहेंगे, बहू को घर में पीटे जाओ, कूटे जाओ, उसके साथ दुर्व्यवहार करो, बेटा बाहर मत बताना, घर की बदनामी नहीं होनी चाहिए। ये उस तरह का सीन है। अब जब ज़्यादा बदनामी हो गई है तो फिर उसको ठीक से रखना शुरू कर दिया। ये चीज़ें हैं इसके साथ साथ, और यही चीज़ें जो हैं अब आगे आगे बढ़ती जा रही हैं। इस तरह के मामले आए हैं और कुल मिला के अब जो सीन बन रहा है वहाँ पे मणिपुर में वो ये बन रहा है कि धीरे धीरे करके जब आप जब ये आइडेंटिफाइड है कि इस संगठन को सरकार संरक्षण दे रही है, सबसे पहले तो इनको वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए।
कोई शर्म की बात नहीं है इसमें। इतने दिन हो गए हैं, अगर आपको लग रहा है कि राज्य सरकार चीज़ों को नियंत्रित नहीं कर पा रही है, वैसे भी आपके सुरक्षा बल ही कर रहे हैं वहाँ पे। आपने लोकल पुलिस से काम तो अपना नियंत्रण अपने केंद्रीय सुरक्षा बलों के हाथ में ले लिया है। तो ऐसी स्थिति में बीरेन को हटाना चाहिए, क्योंकि जब आप मुख्यमंत्री और सरकार को हटाते हैं तो जनता के बीच में एक विश्वास बनेगा आपका और केंद्रीय पक्षों का। जैसे आपने ये मैतेई लिपुन वाला एक्शन लिया, FIR की है, इनकी गिरफ्तार होगी, इससे एक माहौल बनेगा, एक विश्वास, विद्रोहियों के अंदर भी एक विश्वास पैदा होना चाहिए कि हमको सरकार से न्याय मिल सकता है। क्योंकि अब स्थिति यह है कि आपकी जो सरकार है उसने वहाँ पर यह प्रस्ताव रखा कि हम शांति करना चाहते हैं, एक शांति समिति बनाई, कुकीज़ ने उसका बहिष्कार कर दिया। उनको भरोसा ही नहीं था। क्यों भरोसा नहीं था ये आप समझ गए होंगे। तो ऐसी स्थिति में बड़ा मुश्किल होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ें। नमस्कार, जय हिंद।